आज 3 दिन हो गए, एक मुकेश चंद्राकर हमारे जो पत्रकार साथी उसकी हत्या हो जाती है, सुरेश चंद्राकर के बाड़ा से उस सेप्टिक टैंक से उसकी लाश बरामद होती है, विधायक जी का मुंह में दही जमा हुआ है। ये क्या लफड़ा क्या होता है आपके साथ अजय भैया? कभी आप कांग्रेस में रहते हो उससे निकाल देते हैं लोग आपको, भाजपा में जाते हो उससे निकाल देते हैं, पंगा क्यों लेते रहते हैं? तो कांग्रेस की फितरत में कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना। ये सुरेश चंद्राकर या चंद्राकार की कथा क्या है? कहते हैं कोई अधिकारी थे मनहर साहब, उनके यहाँ खाना बनाते थे ये। पुलिस अधीक्षक के निवास पर ये रसोइया का काम किया करता था। साइकिल नहीं हुआ करता था, मोटरसाइकिल नहीं हुआ करता था, वो एकाएक BMW और ना जाने कितने बड़ी बड़ी VIP गाड़ियाँ ली। कारण मैं बताता हूँ, बिना काम के मैं आज पूरा, यदि मैं आपके चैनल पर पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ, यदि मैं गलत होऊंगा तो मेरे को आप फांसी पर चढ़ा दीजिए। उस सुरेश चंद्राकर जो एक भ्रष्ट ठेकेदार है, उसको संरक्षण विभागीय अधिकारियों के अलावा यहाँ के जिले के बड़े बड़े अफसर, कलेक्टर को या SP को, उनका संरक्षण प्राप्त है। क्या इस अधिकारी में पुलिस अधिकारी भी शामिल है? बिल्कुल शामिल है। मैं आपके चैनल में कहना, मेरे को ये जो मैं अभी जिस जगह का बताया, आवापल्ली SDOP भी मेरे से मांग किया था, मैं बोला मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरी सुरक्षा हटा दिया जाता है। आज मुकेश चंद्राकर की हत्या हुआ है, मेरी सुरक्षा हटा दी गई है और मैं नक्सलियों के हिट लिस्ट में हूँ। कभी भी मेरे साथ भी वही घटना घट सकता है। उसका शव सेप्टिक टैंक में मिला, शायद मेरे शव किसी जंगल और पहाड़ियों में मिलेगा। तारीफ कहिए या व्यंग कहिए, मगर लोग ये बताते हैं कि वो कोई भी जाए उसको लिफाफा परंपरा का बहुत अनुशासन से पालन करता था। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य। पंचायती में एक बार फिर मेहमान हैं अजय सिंह। अजय सिंह बीजापुर के चिर परिचित चेहरे हैं। अप्रिय कारण हो चर्चाओं में बने रहते हैं। पहले कांग्रेस में थे, उससे निष्कासित हो गए, भाजपा में आए, उसके बाद उससे निष्कासित हो गए। इनके पास Z श्रेणी की सुरक्षा थी। हालिया दिनों जब एक प्रकरण से जेल से बाहर आए तो पता लगा कि सुरक्षा वापस ले ली गई है। कोई सूचना नहीं है इनकी सुरक्षा क्यों वापस हुई। इनके पास आने की वजह यह है कि वो चर्चित सुरेश चंद्राकार जो ठेकेदार है, उस ठेकेदार की पृष्ठभूमि को जानने समझने आया हूं। कोई रिश्ता है अजय का उस ठेकेदार से, और मुझे बीजापुर में ही ये बताया कि आपको सबसे बेहतर जानकारी, मुकम्मल जानकारी अजय दे सकते हैं कि सुरेश चंद्राकार का प्रादुर्भाव कैसे हुआ और वो कैसे अचानक लक्ष्मीपुत्र बन गए। इतने बड़े लक्ष्मीपुत्र की हेलीकॉप्टर से बारात ले जाएं, रशियन गर्ल्स को अपने शादी समारोह में नचवा जाएं। तो मैं वही जानने समझने आया हूं। और एक चीज़ और बता देता हूं, शायद मुझे बीजापुर के लोगों ने ऐसा इसलिए बताया क्योंकि हालिया दिनों जो अजय जेल गए थे उसमें एक क्रेशर का विवाद था। वो क्रेशर सुरेश चंद्राकार के द्वारा ही लगाया जा रहा था। जैसा अजय कहते हैं, ग्रामीण विरोध कर रहे थे, वो उस विरोध को स्वर देने पहुंचे थे, लोग नाराज हो गए, अधिकारी नाराज थे ही, मौका मिला, उन्हें जेल भेज दिया गया। तो बहरहाल सुरेश से लेके कुछ बातें अजय की करूंगा। अजय जी नमस्कार भी। ये क्या लफड़ा क्या होता है आपके साथ अजय भैया? कभी आप कांग्रेस में रहते हो उससे निकाल देते हैं लोग आपको, भाजपा में जाते हो उससे निकाल देते हैं, पंगा क्यों लेते रहते हैं? देखिए एकलव्य भैया, मैं हमेशा, मेरी आदत अच्छी बोलो या बुराई बोलो, मैं कभी भी अपनी और अपने परिवार का परवाह नहीं किया। मैं गलत चीज को बर्दाश्त होता देख नहीं सकता। मैंने अपने जीवन में, मैं भी एक बहुत गरीब परिवार से हुआ करता था। मैंने भी बाजारों में चाय बेचा करता था, दूसरों के यहाँ काम भी मैंने किया है, मैंने भी स्ट्रगल किया है। और आज मैं बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन एक मध्यम वर्गीय परिवार के रूप में स्थापित हूँ। शुरुआती से आप देखेंगे तो मैं गलत चीज को बर्दाश्त मैंने कभी नहीं किया। और रही बात कांग्रेस में, कांग्रेस ने मुझे निष्कासित किया, क्यों किया, यही सवाल आपका है। विधायक जी से पंगा ले लिया साहब? मैंने विधायक जी से पंगा नहीं लिया था, विधायक जी के भ्रष्टाचार के नियत से पंगा लिया था। और मैंने भ्रष्टाचार की बात पार्टी के अंदर तत्कालिक जो उस समय के मुख्यमंत्री थे आदरणीय भूपेश बघेल जी, उनसे मिलकर
मैंने सारी बातों से अवगत कराया और कहा कि समय रहते आप विक्रम जी को कंट्रोल कर लीजिए। जिस तरीके से वो भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं वो बर्दाश्त योग्य नहीं है और आने वाला समय में कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ेगा। और हुआ भी। जो आदमी 26-27 हजारों वोट से जीता वो महज ले देकर सत्ता के पावर में कलेक्टर एसपी के कृपा से वो मात्र 2700 वोट से जीत हासिल किया। और वो भी कब? उसको मालूम था अजय सिंह रहेगा तो मैं हार जाऊंगा, उसने मेरा जिला बदर करवा दिया। चुनाव के दौरान उन्होंने मुझे जिला बदर करवा दिया। तो कांग्रेस की फितरत में है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना। आज मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बोला, कांग्रेस मुझे निष्कासित कर दिया। आज आप देख रहे हैं बीजापुर में एक पत्रकार की हत्या हो जाती है और वो हत्या कोई और नहीं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ का वो करता है। घटना के 3 दिन के बाद भी कांग्रेस उसको निष्कासित नहीं किया है। तो सोच सकते हैं कांग्रेस की नीयत और नीति स्पष्ट है। लेकिन भाजपा गए, आपको भाजपा से भी निकाल दी। देखिए भाजपा एक, मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देता हूं, उनका निष्कासन से मुझे कुछ दुख नहीं हुआ। उन्होंने मुझ पर क्या आरोप लगाया कि एक आदिवासी के साथ अभद्र व्यवहार, मैं जेल गया, उनको लगा कि अजय सिंह को निकाल देना चाहिए, निकाल दिया। अब मैं 4 महीने के बाद आया हूं, पार्टी में अपनी बात रखूंगा, भारतीय जनता पार्टी में अपनी बात रखूंगा। हो सकता है मेरी बात से कन्विंस हो जाए, मुझे बहाल कर दे। चलिए अब उस मसले की बात करते हैं जिस मसले की वजह से आपके सामने हाजिर हुआ। ये सुरेश चंद्राकर या चंद्राकार की कथा क्या है? कहते हैं कोई अधिकारी थे मनहर साहब, उनके यहाँ खाना बनाते थे। ये क्या शुरुआत है इसकी? देखिए सुरेश चंद्राकर के पिताजी आज भी पुलिस विभाग में एक सिपाही के पद पर है। सुरेश चंद्राकर को मैं वास्तविक बहुत नजदीक से जानता हूँ। एक बहुत गरीब परिवार से हुआ करता था। जब यहाँ पर आप सबको मालूम है कि नक्सली विरोधी सलवा जुर्म आंदोलन चालू हुआ तो ये सहायक एसपी हम जिसे कहते हैं उस रूप में ये भर्ती हुआ और पुलिस अधीक्षक के निवास पर ये रसोइया का काम किया करता था। और जहाँ तक मेरी जानकारी में धीरे धीरे वहीं पर पुलिस विभाग में जो छोटे मोटे काम हुआ करते थे एसपी के माध्यम से वो करता था। और धीरे धीरे वो क्या किया, जब थोड़ा बहुत स्टैंड हो गया उस काम करते करते तो ये एसपीओ की नौकरी छोड़ दिया। उस थोड़े थोड़े काम से आपका आशय है थानों और हाँ, जो कैंप में बैरक बनाने बैरक छोटा मोटा बाथरूम जो भी ये करता हुआ किया उस समय, थोड़ा बहुत संपन्न हुआ, थोड़ा बहुत कर लिया। उसके बाद इसने एसपीओ की नौकरी छोड़ दी और शायद पीडब्ल्यूडी में इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा ली। उसके बाद एकाएक जिस आदमी के पास स्कॉर्पियो और बोलेरो भी नहीं हुआ करती थी, साइकिल नहीं हुआ करता था, मोटरसाइकिल नहीं हुआ करता था, वो एकाएक BMW और ना जाने कितने बड़ी बड़ी VIP गाड़ियां ले ली। कारण मैं बताता हूं। ठेकेदार था, हो सकता है C क्लास का हो, B क्लास का हो, ये तो जांच की बात है। लेकिन मेरे पास जो जानकारी मैं आपको बताना चाहूंगा कि PWD विभाग में इन्होंने एक जो उस वक्त जो भी अधिकारी होगा उससे 60 गांठ करके मेरे ख्याल से 32 किलोमीटर की सड़क और पुल पुलिया बनना था। तो एक मुस्तैदी उसका निविदा बुलाया जाता तो शायद उस पे क्या बोलना चाहिए उसको, पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, उस श्रेणी में नहीं आता, पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। तो इन्होंने उस अधिकारी से मिलकर उसको खंड खंड में 16 भागों में काम को बंटवारा किया। अच्छा। और काम हासिल कर लिया। और काम ऐसे जगह की था उस वक्त ना वहां प्रशासन जा सकता था, ना हम आप जा सकते थे, मिर्तुल से गंगालूर। और ये अधिकारियों के साथ मिलकर जैसे जैसे समय बीतता गया, अधिकारियों से मिलकर वो 16 अनुबंध में जो 50 करोड़ के आसपास के काम थे उसको इन्होंने 120 या 150 करोड़ की राशि, 100 करोड़ रुपया अधिक इन्होंने अधिकारियों से 60 कर। लेकिन रिवाइज की तो परंपरा है ना, प्रक्रिया है ना, वो तो होता रहता है। काम नहीं बनेगा तो वो फिर उसको रिवाइज करते हैं। नहीं रिवाइज विभाग ये कहता है इस मामले में कि
जब कोई सड़क की योजना बनती है तो वो गूगल मैप इस तरह की चीज़ों से पुल का निर्धारण होता है, पता लगता है पुल नहीं हुआ तो पुलिया नहीं, पुल बनेगा तो फिर उसको बढ़ा देते हैं। कोई भी जब बड़ा प्रोजेक्ट होता है सर, तो उसका एक सर्वे होता है और सर्वे के लिए पैसा अलग से आवंटन होता है। तो क्या विभाग ने सर्वे नहीं करवाया? सर्वे के बाद ही तो आपने एस्टीमेट बनवाया, सर्वे के बाद ही तो आपने निविदा बुलवाया, आपने कार्यस्थल का निरीक्षण किया, उसके बाद ये सब हुआ। विभाग यदि ऐसा बोलता है तो वो अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा है। नियम से हम बात करेंगे, ठीक है, रिवाइज होता है। 50 करोड़ के काम 150 करोड़, ये कौन सा रिवाइज? 100, 200, 1000, 2000, 4000, 5000 का बढ़ना घटना अलग बात है। 1 लाख का काम सीधा सीधा 3 लाख रुपया में, ऐसा कौन सा रेट बढ़ गया? रेट भी तो कोई भी सामग्री का 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया बढ़ता है, यहां लाखों में कैसे होगी? तो और सबसे बड़ी बात, बिना काम के, मैं आज पूरा, यदि मैं आपके चैनल पे पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूं, यदि मैं गलत होऊंगा तो मेरे को आप फांसी पर चढ़ा दीजिए, जांच करवा लीजिए। बिना काम के 80 करोड़ का भुगतान विभाग ने इनको कर दिया। वहीं से ये सड़क से हेलीकॉप्टर में पहुंच गए। यदि मैं गलत होऊंगा तो मैं परिणाम बदलने के लिए तैयार हूं। सरकार इसकी जांच करा ले। विभागीय अधिकारियों से मिलकर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया और उसी भ्रष्टाचार को हम लोगों ने उजागर किया, जिसके कारण हमको 4 महीना जेल में जाना पड़ा। आप देख सकते हैं मेरे घर में आज एक भी परिवार नहीं है, सब फरार है। इन्होंने मेरे आवाज को दबाने के लिए मेरे साथ साथ मेरे पूरे परिवार को परेशान कर दिया। केवल उस सुरेश चंद्राकर जो एक भ्रष्ट ठेकेदार है, उसको संरक्षण विभागीय अधिकारियों के अलावा यहाँ के जिले के बड़े बड़े अफसर, कलेक्टर का हो या एसपी का हो, उनका संरक्षण प्राप्त है। आपके मित्र विधायक का संरक्षण नहीं है? बिल्कुल है, फाइनेंसर है वो उसका। आज देखिए, मेरे खिलाफ आज से 4 महीना पहले जो क्रेशर प्लांट की बात जो कर रहे हैं, उस पर लेकर एक विवाद हुआ था। विधायक जी बाकायदा प्रेस वार्ता लेकर उस पर कार्रवाई की बात किए थे। आज 3 दिन हो गए, एक मुकेश चंद्राकर, हमारे जो पत्रकार साथी, उसकी हत्या हो जाती है। सुरेश चंद्राकर के बाड़ा से उस सेफ्टी टैंक से उसकी लाश बरामद होती है। विधायक जी का मुंह में दही जमा हुआ है, विधायक जी बोल नहीं रहे। जानते हैं यदि वो उसके खिलाफ बोलेंगे तो सुरेश चंद्राकर उसका पर्दाफाश कर देगा, उसको डर समाया हुआ है। अच्छा अजय जी, ठेकेदार आप भी हो, एक चीज बताओ, अक्सर मैं एक चीज सुनता हूं कि जब नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क जैसा कुछ काम होता है, बड़े पैमाने पे, व्यापक पैमाने पे, और नक्सल संवेदनशील क्षेत्रों में, तो भ्रष्टाचार का जो हिस्सेदार वाली व्यवस्था है, वो सहकारिता की जो परंपरा है बड़ी शानदार है, उससे सभी लाभान्वित होते हैं, फिर वो पुलिस हो, प्रशासन हो, नेता हो। क्या ये सही है या सिर्फ अफवाह है? देखिए, बिल्कुल सही है। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं भी 2017 से मैं रजिस्ट्रेड ठेकेदार हूँ। रजिस्ट्रेशन है मेरा बी क्लास में। मैंने अपने जीवन में पहली बार नक्सल प्रभावित क्षेत्र में काम किया जब सरकार बीजेपी की बनी। पहला टेंडर था, जिला निर्माण समिति के माध्यम से निविदा बुलवाया गया था। तो मेरे एक मित्र ने कहा कि भैया ये काम ले लीजिए, हम लोग कर लेंगे। मैं बोला यार ये तो बहुत नक्सली प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ काम तो हो नहीं पाएगा। तो बोले ले लीजिए, हम लोग कर लेंगे। मैंने पार्टिसिपेट किया, काम मिला। चिन्हा गिलोर, जहाँ अभी गृह मंत्री जी गए थे, अभी केंद्रीय गृह मंत्री, अच्छा वो अमित शाह जी गए थे। तो वो मैं जो निर्माण कार्य किया पुल का, उसको पार करके गए थे। अति संवेदनशील क्षेत्र है, वहां जाना मुश्किल है, वहां मैंने काम लिया। वो काम था 34 लाख रुपए से लागत से बनने वाली काम थी। हमने काम किया क्योंकि हम भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देते हैं, ना हम किसी को कमीशन देते हैं। अधिकारियों ने उस काम को पूर्ण रूप से हुआ। इतनी बड़ी इस बार आप देखे होंगे कि इस बार का बरसात बहुत ज़्यादा था। मेरा पुल आज भी यथावत है, एक कंक्रीट भी नहीं वहाँ से उखड़ा। और उसको मालूम है आपको, 34 लाख का पेमेंट मेरे को मात्र 24 लाख रुपए किया गया। 10 लाख रुपए काट दिया गया क्योंकि मैंने कमीशन नहीं दिया, मैंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दिया।
और यदि यही काम मैं अधिकारियों से मिल लिया होता और उनसे बात कर लिया होता कि सर जो भी है, शायद मुझे 34 लाख के जगह 49 लाख मिल गया होता, मेरा भी काम का रिवाइज एस्टीमेट बन गया होता। लेकिन मेरा काम का रिवाइज एस्टीमेट बना, लेकिन 34 लाख से घटकर 25 लाख का हो गया। समझ सकते हैं आप कि किस स्तर पर नस्ली प्रभावित क्षेत्रों में भ्रष्टाचार को अंजाम ठेकेदार और अधिकारी करते हैं। क्या इस अधिकारी में पुलिस अधिकारी भी शामिल है? बिल्कुल शामिल है। ये पुलिस कैसे होता है? ये होता है, कई ठेकेदारों ने मुझे बताया कि पर किलोमीटर में एसपी से लेकर एसडीओपी से लेकर थानेदार तक का वो बंधा रहता। और मैं आपके चैनल में कहना, मेरे को ये जो मैं अभी जिस जगह का बताया, आवापल्ली एसडीओपी भी मेरे से मांग किया था। मैं बोला मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं काम कर रहा हूँ। और वहीं पर आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये देखिए, किसने बनाया ये मुजस्समा? ये सुरेश चंद्राकर के काम है। ये पहली बरसात में इस नाचे से अपने हाथ गिर गया है। हाँ, गिर गया। और दूसरा ये बह गया। इसी बरसात की घटना है, ये देखिए। ये ऐसे निर्माण कार्य में इसको लागत से ज्यादा पैसा मिल गया। इतने होने के बाद भी कोई अधिकारी इन पर एक्शन नहीं लिया, ना कोई कार्रवाई किया, ना कोई रिकवरी किया, ना कोई वसूली किया, ना कुछ किया। ये भ्रष्टाचार है। और यही सब चीज़ को मैं मुखर होकर बोलता हूँ तो अधिकारियों के लिए गुंडा हो जाता हूँ, अधिकारियों के लिए बदमाश हो जाता हूँ, मैं खराब हो जाता हूँ और मुझ पर मेरे ऊपर कार्रवाई कर दी जाती है, मुझे जेल भेज दिया जाता है, मेरे परिवार को परेशान कर दिया जाता है। भाई मुकेश चंद्राकर ने एक मामला उठाया, उसकी हत्या कर दी जाती है, मेरी सुरक्षा हटा दिया जाता है। आज मुकेश चंद्राकर की हत्या हुआ है, मेरी सुरक्षा हटा दी गई है और मैं नक्सलियों के हिट लिस्ट में हूँ। कभी भी मेरे साथ भी वही घटना घट सकता है। उसका शव सेप्टिक टैंक में मिला, शायद मेरे शव किसी जंगल और पहाड़ियों में मिलेगा। सुरक्षा हटी तो आपने एसपी से बात नहीं बराबर किया हूँ, लिखित आवेदन दिया, एसपी को दिया हूँ, शासन को दिया हूँ, गृह मंत्री जी से मिलकर गृह मंत्री जी को दिया हूँ। कभी भी क्या होता है, हम जनादेश, जो जनता होती है राजनीतिक दलों को जनादेश देती है और वो जनादेश प्राप्त करने के बाद सरकार को जनादेश का सम्मान करते हुए जनता के अनुरूप काम करना चाहिए। लेकिन सरकार जब भी किसी की बनती है, किसी भी दल की बनती है, जनादेश का सम्मान नहीं होता, जनता का सम्मान नहीं होता है, बल्कि ऐसे भ्रष्टाचारियों का सम्मान होता है। और मैं वर्तमान सरकार से भी चाहूंगा कि यदि आप मुकेश चंद्राकर और हमने जो जिस ठेकेदार के खिलाफ आवाज आज से 4-5 महीना पहले पत्रकार साथियों के साथ मिलकर बुलंद किया था, आप उसके समय रहते जांच कर ठेकेदार पर कार्रवाई कर दिया होता तो आज शायद मुकेश चंद्राकर हमारे बीच होते। अच्छा, एक बात है कि तारीफ कहिए या व्यंग कहिए, मगर लोग ये बताते हैं कि वो कोई भी जाए उसको लिफाफा परंपरा का बहुत अनुशासन से पालन करता था सुरेश। आपके संदर्भ में ये कहते हैं कि किसी दौर में उसने आपके किसी पारिवारिक निजी कार्यक्रम में मदद की थी, सही है? देखिए, मैं बिल्कुल भी इस बात से इनकार नहीं करूंगा। लिफाफा की जो आप बात कर रहे, जो भी बात कर, सुरेश चंद्राकर बहुत कम समय पे अरबपति बन गया। कहीं ना कहीं उन्होंने लगातार भ्रष्टाचार को अंजाम दिया, ऐसे ऐसे काम किए, ऐसे उन्होंने तरक्की की जहां पर उसको अनाप शनाप पैसे मिले। मैं मानता हूं इस बात को कि हम लोग भी राजनीतिक दल के लोग हैं, कभी हुआ करते थे और आज भी हम मुखर होकर समाज सेवा करते हैं, लोगों को दुख सुख में शामिल होते हैं। मेरी जब बिटिया की शादी हुई थी तो मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूँ, उन्होंने मेरे पास मदद के रूप में कुछ पैसे भिजवाया था। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि मैं उसको गलत कामों का सपोर्ट करूं। मैंने मांगने नहीं गया था, उन्होंने स्वेच्छा से जो भी भेजा था, किसी के माध्यम से भेजा था। जब वो मेरे जैसे आदमी को मदद कर सकता तो सोच सकते हैं कि आप उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है और भ्रष्टाचार में जो लोग जिम्मेदार हैं उन तक कितना मदद पहुंचाया होगा। अच्छा, ये क्रेशर प्लांट वाला जो मसला है जिसके बाद आप जेल गए थे, ये संक्षेप में थोड़ा बताएंगे? संक्षेप में देखिए, ये जो क्रेशर प्लांट लग रहा था, ये मेरे ख्याल से 16 जुलाई 2024 की बात है। प्रभारी मंत्री केदार कश्यप जी का बीजापुर दौरा कार्यक्रम था।
मैं भी उस कार्यक्रम में गया हुआ था। तो सुरेश चंद्राकर का जो क्रेशर प्लांट में लगने वाली बड़ी बड़ी मशीनें उस दिन आई हुई थी, तो गांव वालों ने उसका विरोध किया था और मुझसे संपर्क में थे। तो मैं कहा था कि मैं बीजापुर में हूँ। जब मैं बीजापुर से भैरमगढ़ आया तो गांव वालों के बीच में गया, तो उन्होंने उस प्लांट का विरोध करने के लिए मेरे से मदद मांगी। तो मैंने भी, वहाँ उपस्थित एसडीओपी थे तारिश साहू जी, वहाँ भैरमगढ़ के थानेदार थे, मेरे ख्याल से कोई नाग साहब थे, नए नए आए थे, मैं उनको अच्छे से नहीं जानता, वो थे, और बहुत सारे लोग थे। तो हम लोगों ने केवल विरोध किया और हमने कहा कि सर यहाँ जो लोग इकट्ठा हुए हैं, अब बस उनको वो कर दीजिए, कन्विंस कर दीजिए कि ये विधिवत हो रहा है। तो उन्होंने सुरेश चंद्राकर को फ़ोन करके एक आदेश की कॉपी मंगवाया था, तो मुझे भी उपलब्ध कराया। तो मैंने गाँव लोगों को कहा कि ये विधिवत हो रहा है, अब जो भी अपन, ठीक है, वो गाँव लोगों का कहना था कि भैया विधिवत हो, जो जैसा भी हो, लेकिन ये यदि प्लांट लगता है तो हमारी खेती बाड़ी में पूरा डस्ट जमेगा और हमारा घर कच्चा मकान है, ब्लास्ट होगा तो घर में क्षति पहुंचेगा। तो मैंने उनसे कहा था कि ठीक है, हम दूसरे दिन एसडीएम या कलेक्टर से मिलकर इस बारे में चर्चा करेंगे, बोल के हम लोगों ने अपने अपने घर चले गया था। लेकिन मैंने कहा ना, उसी दिन की बात है, एक क्या कहना चाहिए, शहीद परिवार की विधवा, हाँ, ये कोई किस्सा आया था कि कोई विधवा को नौकरी मिली अनुकंपा, लेकिन जो क्षतिपूर्ति या मुआवजे की राशि थी 1 करोड़, उसमें से कुछ बंटवारा हो गया। हाँ वही मैं बोल रहा आप शिकायत किए थे उसकी? वही मैं बोलने जा रहा हूँ। एक शहीद परिवार की विधवा मेरे पास आई, अपनी दुखड़ा सुनाई, तो मैंने उस बात को लेकर तत्काल डीआईजी कमलोचन कश्यप साहब से बात किया, एसपी को व्हाट्सएप किया और सारी जानकारी दी। तो उन्होंने मुझ पर ये कहा कि आप एलिगेशन मत लगाइए। तो मैंने कहा सर, मेरे पास प्रमाण है और आज भी मैं अपनी बात पर कायम हूँ, मेरे पास आज भी प्रमाण है। और उसी दिन एसपी मेरे को व्हाट्सएप करते हैं कि आपने वहाँ गया, गाड़ियों को रोका, गाड़ियों को रोका, गाली गलौज किया क्रेशर प्लांट में। तो उसी दिन मुझे समझ में आ गया था कि ये अपनी भ्रष्टाचार को दबाने के लिए मुझे जेल भेजेंगे, और वही हुआ। वो महिला से कितनी राशि ली गई थी? वो महिला से मेरे पास जो जानकारी आया है, उसमें कम से कम 40 से 45 लाख रुपया उन्होंने आहरण कराया। और भैरमगढ़ में जो गोपनीय सैनिक है, उनके खातों में पैसा डाले, एक हवलदार है, उसके खातों में पैसे गया है। ये सब की जांच करना छोड़ के उन्होंने मुझे जेल भेजने का काम किया। अब आप बताइए, गुंडा बदमाश कौन, ब्लैकमेलर कौन, वसूलीबाज कौन, मुझ पर आरोप लगाने वाले अधिकारी, मुझ पर आरोप लगाने वाले भ्रष्ट ठेकेदार, मुझ पर आरोप लगाने वाले तथाकथित राजनीति, इन पर शांत क्यों रहते? इन पर ये वही सुरेश चंद्राकर था ना जिसने पत्रकार वार्ता ली आपके खिलाफ, वो कहा कि आप बहुत बड़े गुंडे बदमाश हैं। यही सुरेश चंद्राकर है। यही विधायक विक्रम सा मंडा भी है जो मेरे खिलाफ गुंडा बदमाश का मुझे श्रेणी दी है, ब्लैकमेलर बताया, वसूलीबाज बताया। मैं तो आपके चैनल पर खुलकर इंटरव्यू दे रहा हूँ। विक्रम जी तो बड़े मित्र हुआ करते थे आपके साथ में। वो एक समय था और मित्र हुआ करते थे। विधानसभा चुनाव से पहले उनकी नीयत कुछ और थी, जब चुनाव जीत गए, जनादेश प्राप्त कर लिया, तो उनकी नीयत में खोट आ गया। उन्होंने भ्रष्टाचार करने लगा, लोगों को लूटने का काम किया। मैंने विरोध किया, कांग्रेस से निष्कासित हो गया, सच बोलने की सजा मिली। अच्छा, एक चीज बताइए, जब मुकेश लापता हुए और उसकी खोज चल रही थी, उसी समय से एक सुबुगाहट हुई कि एसपी को हटाना चाहिए, एसपी को हटाना चाहिए। चर्चाएं कहती हैं कि उसका स्रोत आप थे, आपने लोगों को प्रोवोक किया कि ये मुकेश वाला जो घटनाक्रम है ये तो दर्दनाक ही है, लेकिन एसपी को हटवाओ। इस बहाने आप अपनी निजी दुश्मनी बजा रहे हैं। बिल्कुल गलत बात है। देखिए, कभी भी क्या होता है, निजी जीत। मुकेश चंद्राकर मेरा एक मित्र, पत्रकार, ठीक है, हुआ उस बाकी के लिए होगा, लेकिन मेरे लिए एक दोस्त था, मेरा मित्र था, मेरा बच्चा के समान था। 33 साल की उसकी उम्र थी, मेरा तो 50 हो गया। एक बेटे के रूप में मैं उसको देखता था, एक भाई के रूप में देखता था, एक मित्र के रूप में देखता था। जब वो लापता हुआ, मैं उस दिन भैरमगढ़ में नहीं था, मैं जगदलपुर में था। 1 तारीख को उसके जो बड़े भाई है मुकेश चंद्राकर का फोन मेरे पास आता है। वो बताते हैं ऐसा ऐसा बात हुआ, मैं उनको तसल्ली देता हूँ। 2 तारीख को मुझे फ़ोन करते हैं फिर से 7:30 बजे सुबह, और बोलते हैं कि अजय भैया, मेरा बिट्टू गायब है, मेरा भाई गायब है, मुझे आपकी ज़रूरत है, आप जहाँ भी हो मेरे पास आइए, बीजापुर पहुँचे, मेरे को बहुत आपकी मदद चाहिए।
मैं उनको आश्वस्त करता हूँ, बेटा मैं जगदलपुर में हूँ, मैं 2 घंटे में तुम्हारे पास पहुँच रहा हूँ। मैं आनंद फानंद में फ्रेश होता हूँ और मैं बीजापुर पहुँचता हूँ। और बीजापुर पहुँचकर जो काम पुलिस को करना चाहिए वो काम यदि मैं करता हूँ, मेरे पत्रकार साथी करते हैं, हम सब मिलकर करते हैं, वो क्या गलत होता है? हम पुलिस को बताते हैं कि अंतिम लोकेशन सुरेश चंद्राकर के बाड़ा में दिखा रहा है, पुलिस उसको मानने से इनकार करती है। उनका कहना ये होता है कि आप जी मेल में देख रहे हैं वो गलत है, लेकिन हम जिस पर देख रहे हैं उसका लोकेशन कहीं और दिखा रहा है। ठीक है, पुलिस का लोकेशन पुलिस अपने हिसाब से देखी, उसका लोकेशन जहाँ भी दिखा रहा होगा, लेकिन हमारी जी मेल में जो लोकेशन दिखा रहा है, क्या उसके बाद पुलिस को जाँच नहीं करनी चाहिए थी? करनी थी कि नहीं? उसके बाद मुकेश चंद्राकर की ही ऑफिस में हम सब लोगों ने बैठा था, तो वहाँ पर मैंने गणेश मिश्रा जी थे, रंजन दास जी थे, चेतन कापेवार जी थे, पवन दुर्गम जी थे, पुष्पा रोकड़े जी थे, बहुत सारे पत्रकार थे। तो मैंने जाकर जैसे मैं जगदलपुर से वहाँ बीजापुर पहुँचा, तो मैंने सबसे पहले उनको ये कहा कि जहाँ का लोकेशन दिखा रहा है अपन को वहाँ चल के एक बार देखना चाहिए। तो बोले भैया हम लोग पुलिस वाले को बोल रहे हैं, जा नहीं रहे। मतलब वो मत जाए, अपन चलते हैं। फिर मैं उनको बोला कि मेरे को मत ले जाओ, मैं जाऊँगा तो वही वाली बात आएगी जो आप आरोप लगा रहे हैं। मैं बोला आप लोग स्वयं जाइए, मेरे को मत ले जाइए। तो उन लोग एग्री हुए, स्वयं गए। वहां जाने के बाद उन्होंने जो भी देखा, वहीं से एक पत्रकार है चेतन कापेवार, उन्होंने सेप्टी टैंक का फोटो मेरे पास भेज दिया। भैया ऐसा ऐसा बात है, गणेश मिश्रा जी मेरे से बात किए, बोले भैया पूरा पैक हो गया है। तो मैं बोला इसको आप लोग ऐसा करिए, खुद मत खोदिए, टीआई को फोन कीजिए, एसपी को फोन कीजिए, उनको बुलाइए और शंका जाहिर कीजिए कि सर हमारी शंका को दूर करने के लिए आप इसको खोदिए, इसको तोड़वाइए। पहले तो आनाकानी होता है, बात को घुमाया फिराया जाता है। जब दबाव बनाते हैं, 2 घंटे 2.5 घंटे के बाद पुलिस पहुंच के वहां उसको तोड़फोड़ करती है और वहां हमारे भाई मुकेश चंद्राकर, मेरा बेटा का वहां शव मिलता है। मैं क्या गलत बोल रहा हूँ कि पुलिस अधीक्षक को हटाना चाहिए? यही कारण है कि पुलिस अधीक्षक को हटाना चाहिए, तभी निष्पक्ष जांच होगी। अब मैं गलत हूं तो बोलिए आप। पुलिस ठीक है अपनी जांच कर रही थी, यदि हमको कहीं क्यों मिल रहा है, हम आपको सहयोग कर रहे हैं, तो उसमें पुलिस को हमको सहयोग करना चाहिए कि हमको डराना धमकाना चाहिए? जब ये वाली बात एक अब और बताना चाहूंगा, जब ये वाला बात उसके भाई युकेश चंद्राकर ने मेरे ख्याल से जगदलपुर के कोई पत्रकार है संजय, उसको बताते हैं, तो वो आईजी साहब को फोन करते हैं। आईजी साहब एसपी को बोलता है यार वहाँ एक ऐसा ऐसा चीज है, वहां पर आप जाके देखिए। तो एसपी वहां जाना छोड़ के एसपी मृतक मुकेश चंद्राकर के बड़े भाई को ये बोलता है कि आप मेरे को ऊपर से प्रेशर डाला रहे हो, मेरे को जांच करने दीजिए, मेरे को अपने एंगल से करने दीजिए, मैं आपके एंगल से जांच करूंगा क्या? इस टाइप की भी बात उन्होंने कही है, उसका ऑन रिकॉर्ड उस पत्रकार के पास है। तो ये सब चीज को देखते हुए हम लोगों को लगा कि एसपी को हटाना चाहिए। अब आगे क्या आपका अपना है मामला, केस वेस लड़ रहे होंगे अभी तो आप? बिल्कुल लड़ेंगे और हमको पूरा यकीन अच्छा है। एक आखिरी चीज बताइए मेरे को, आखिरी चीज, शायद एक आध सवाल और हो जाएगा जी कुल मामले कितने हैं अजय भाई आपके खिलाफ? देखिए, जब इन्होंने मेरे खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई करने का जो प्रतिवेदन कलेक्टर को सौंपा था, तो इन्होंने मेरे खिलाफ 13 प्रतिबंधात्मक कार्रवाई, वो 151 जिसको हाँ, 151, 107, 116 जो भी होगा एक वो था, और 12 294, 506 भी, 323 इस तरीके के घटनाएं गए, झड़प मारपीट, और सारे प्रकरण में मुझे न्यायालय ने दोष मुक्त किया। एक भी प्रकरण में मैं विचारना में विचाराधीन है, न मुझे कोई सजा मिली है। सारे प्रकरण में मैं निर्दोष साबित हुआ। और ये जो प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की बात इन्होंने की, जिसकी जानकारी आज पर्यंत तक मुझे नहीं है, मैंने कभी भी एसडीएम कोर्ट में कभी भी पेशी नहीं गया है। अब ये मनगढ़ंत मेरे खिलाफ आरोप, और इस बात को मैंने उच्च न्यायालय से लेकर गृह मंत्रालय से लेकर कलेक्टर न्यायालय तक बात रखा कि प्रतिबंधात्मक कार्रवाई यदि पुलिस की है तो उसका जो प्रतिवेदन होता है, किस न्यायालय में, किस एसडीएम क्या, किस तहसीलदार क्या पेश किया है, आप बताइए। तो इन्होंने पुलिस वाले ने बताने में असमर्थता जताई। एसडीएम बीजापुर, एसडीएम भैरमगढ़, एसडीएम तहसीलदार बीजापुर, तहसीलदार भैरमगढ़ राइटिंग में दिया कि अजय सिंह के खिलाफ एक भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई हमारे न्यायालय में नहीं है। और ये सब जब हो रहा था उस समय आपको जेड प्लस सुरक्षा थी, जेड सुरक्षा थी? बिल्कुल थी, जेड श्रेणी की सुरक्षा मुझे 2013 से प्राप्त है। तो ये अपराध उसके बाद ही हुए?
उसके बाद उसके पहले राजनीतिक से जुड़ा था, कभी चक्का जाम कर दिया उसमें अपराध हो गया, कभी कुछ कर दिया उसमें अपराध हो गया, कभी चुनाव में बीजेपी कांग्रेस में झड़प हो गई उसमें अपराध हो गया। कोई गंभीर अपराध मेरे खिलाफ एक भी नहीं है। और वो सब खत्म। सब खत्म है। अब अभी ताजा तरीन आपने जो कमाया है वो ये अभी एट्रोसिटी सुरेश चंद्राकर के भ्रष्ट आप किसी वो पुलिस विभाग के सब इंस्पेक्टर को भी डरा धमका दिए, जातिगत गाली गलौज की, ऐसे आरोप है आप आपके? कुछ भी आरोप पुलिस लगाती है। वो जब आपकी जमानत हुई तो उन्होंने कोर्ट में क्या कहा, कुछ जानकारी है आपको? मेरा जमानत का इन्होंने विरोध किया और कोर्ट को गुमराह करने का भी इन लोगों ने प्रयास किया। यहाँ तक कि उन्होंने उच्च न्यायालय बिलासपुर को भी गुमराह किया कि मेरे खिलाफ 4 प्रकरण विवेचना मतलब विचाराधीन है, और मैंने अपने वकील के माध्यम से कोर्ट को अवगत कराया यदि मेरे खिलाफ कोई मामला विचाराधीन है तो पुलिस अधीक्षक या पुलिस जो भी मैं अवगत करा। हाई कोर्ट में इस चारों खाने चित हो गए, जिसकी वजह से मुझे जमानत मिली। आपके परिवार के कितने सदस्य अभी फरार हैं इस एट्रोसिटी में? मेरे परिवार की मेरी पत्नी, मेरी बिटिया, मेरा दामाद, मेरा बेटा, मेरा भांजा, मेरा भतीजा, सब फरार। ये वही क्रेशर वाले मामले? क्रेशर वाले मामले में। तो उसकी पृष्ठभूमि तो यही है ना कि आप आ रहे थे, गांव वाले मिले, फिर आप चले गए, तो ये परिवार कहाँ से आ गया? जबकि हकीकत ये है कि मेरे साथ जो लोग थे वो एफआईआर में किसी का नाम नहीं आया, जो नहीं थे मेरे पूरे परिवार के सदस्यों का नाम आ गया। और आज पुलिस अधीक्षक ये कहते हैं कि मैं निष्पक्ष जांच करूंगा। क्या निष्पक्ष जांच करेंगे? जब ये मेरे साथ निष्पक्ष नहीं किए तो एक अरबपति ठेकेदार जो सुरेश चंद्राकर है उसके साथ ही क्या निष्पक्षता से जांच करेंगे? कल के ही आईजी साहब के प्रेस वार्ता के बाद कई ऐसे पत्रकार हैं जो सोशल मीडिया से लेकर फेसबुक में डाल रहे हैं कि प्रथम दृष्टया में पुलिस ने सुरेश चंद्राकर को बचाने का प्रयास किया। ये मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, पत्रकार बोल रहे हैं। अब मैं कहाँ गलत हूँ मिश्रा जी, बताइए आप। सुरेश चंद्राकर को कहाँ बचा रहे हैं? वो तो बता रहे हैं कि भाई वो जगदलपुर में था। कहाँ? वही तो बचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप कैसे एक साइडेड बोल, आप कैसे बोल सकते हैं सुरेश चंद्राकर जगदलपुर में था? आप 100 ढूंढने में 3 दिन लगा दिए और आपने एक दिन में जांच करके ये बता दिया कि सुरेश चंद्राकर जगदलपुर में था। आप जिस दिन शव बरामद कर रहे हैं उसके लड़का, हम 2 दिन पहले आपको बता रहे हैं कि उसका अंतिम लोकेशन सुरेश, आपने सुरेश को लेकर एक बार भी पूछताछ क्यों नहीं किया? आप आसानी से उसको हैदराबाद जाने कैसे दे रहे हैं? संदेह यदि अजय सिंह के ऊपर आप कोई घटना को लेकर कर रहे हैं तो पुलिस का क्या काम होता है कि एक बार अजय सिंह से पूछताछ कर लिए। जब हमने संदेह व्यक्त किया कि मुकेश चंद्राकर का आखिरी लोकेशन सुरेश के बाड़ा में दिख रहा है तो पुलिस अधीक्षक को या विवेचना अधिकारी को क्या सुरेश चंद्राकर से एक बार भी पूछताछ नहीं करना था? करना था कि नहीं करना था? लेकिन उन्होंने क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? एक चीज के पीछे भी रीजन बता। हो सकता मैं गलत हूं, हो सकता मैं गलत हूं, मैं क्योंकि कल एसपी साहब ने हमारे पत्रकार लोग जो धरना बैठे थे, मैं भी अपना समर्थन दिया, तो वहां के उन्होंने बताया है जब हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किया, हो सकता है वो एसपी कल जो बात बोले वो सच हो सकता है, लेकिन हम लोगों को, मुझे खासकर अभी भी यकीन नहीं होता है। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि विशेष केंद्रीय सहायता का जो मद हुआ करता था, जो जिले को आवंटन होता है, वो टोटल 80% राशि पुलिस विभाग को दी जाती थी और 20% जिला कलेक्टर अपने हिसाब से करता था। अब उस मद की राशि सरकार चेंज होने के बाद टोटल, पहले कलेक्टर सर्वा हुआ करता था, अब एसपी हो गया। वो उस राशि से जितने भी नए पुलिस कैंप खुल रहे हैं वहां जरूरत के हिसाब से आपको निर्माण कार्य करना है, चाहे सड़क करना है, चाहे बैरिक बनाना है, चाहे जो भी जैसा भी करना, अब उसका करता धरता एसपी हो गया। अब हम लोगों को अंदेशा था कि वो पूरे सारे काम सुरेश चंद्राकर के लाइसेंस पर किया जा रहा है, और कल एसपी इस चीज से साफ इनकार कर दिया कि सुरेश चंद्राकर का एक भी लाइसेंस या एक भी काम उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है। लेकिन आज भी संदेह है। ठीक है, सुरेश चंद्राकर के द्वारा नहीं, काम तो हो रहे हैं ना, कैंप तो खुल रहे हैं ना, सड़क तो बन रही है ना, बैरिक तो बन रहे हैं ना। कौन से अखबारों में, कौन से न्यूज चैनलों में आपने विज्ञापन जारी किया निविदा का? थोड़ा बता दें, कब कब निविदा हुआ इसकी ये बता दें आप। संदेह है, यही कारण है सुरेश चंद्राकर के लाइसेंस सारे निर्माण कार्यों में लगे हुए। सुरेश चंद्राकर आज जेल चले जाता है तो कहीं ना कहीं बंदरबाट में सारे नाम आएंगे, अड़चने आएंगे, नामे आएंगे। तो हो सकता है मैं गलत हूं,
लेकिन ये जांच का विषय है, सरकार को इस पर भी जांच करना चाहिए। और ये जांच मैंने गृह मंत्री जी से भी कहा, अभी केदार कश्यप जी का बीजापुर प्रवेश हुआ था मेरे ख्याल से 2 को, मैंने उनसे भी मिलकर ये वो बात बताई और मैंने कहा मंत्री महोदय इस पर जांच होनी चाहिए, हो सकता है हम लोग गलत हों लेकिन इस पर जांच होना चाहिए कि सारे निर्माण कार्य किसके लाइसेंस पर पुलिस विभाग कर रहा है। चलिए, आपने बहुत लंबा समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया अजय, थैंक यू। तो ये थे अजय सिंह, निवासी भैरमगढ़, जिला बीजापुर। शुरू में जो मैं भूमिका बता रहा था कि आखिरकार अजय को ही मैंने क्यों चुना कि चलिए बात करते हैं, इस पूरी बातचीत को जब आप सुनेंगे तो समझ आपके साफ आ जाएगा। और ये भी समझ आ जाएगा कि क्यों बीजापुर के लोग न मुझे कह रहे थे कि आप अजय जी के पास जाइए, बेहतर तरीके से, मुखर तरीके से कह देंगे। बिला शक हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि एक एफआईआर में प्रार्थी वही सुरेश चंद्राकार है जिसमें एट्रोसिटी लगी और श्रीमान अजय जी जेल पहुंच गए थे। इस तथ्य के साथ इसको मैंने छुपाया नहीं है, ये सार्वजनिक है, सारी चीज़ें पूछी भी गई, इसीलिए तो वो सब कुछ आपके सामने है। अब उसमें निर्मम सच कितना है, मिलावट कितना है, इसका आकलन भी आप ही को करना है। तो ये मुलाकात अब यहीं तक, मगर हाँ, बीजापुर का द हिट का प्रवास जारी है। हम और कई लोगों से मिलेंगे, उनसे चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। जो जो खबरें आती जाएंगी हम आप तक उसको लाते जाएंगे। तो फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, प्रणाम।